आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों की प्राण धन राधा जी के रमणा, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। हे दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। विश्वास है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम मिलने आए हैं एक गृहिणी से जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। खुद के लिए ही सीमित न रहते हुए अब वो औरों के लिए भी जी रही हैं। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को खुशी मिले उस कार्य की तरफ आगे बढ़ रही हैं। उनसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा उनका नाम मीना नहीं बल्कि मीरा होना चाहिए। कृष्ण के मोह में इतनी डूबी हुई हैं, कृष्णा जी से झगड़ा तक कर लेती हैं। तो सलाम नमस्ते वणक्कम सत श्री अकाल, केम छो, राम राम, जय श्री राम, जय साई राम और आप सभी को मेरा प्यार वाला प्रणाम। आइए मिलते हैं मीना जी से। मीना जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, इसलिए चुना कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊँ जी। लेकिन आप जितना बता रहे हो, बोल रहे हो कि मैंने बहुत सारा कुछ किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटा छोटा जो भी दिमाग में आता है, कभी भी सामने कोई चैलेंज आ जाता है जी, तो मैं उसको एक्सेप्ट करके और उसके पीछे लग जाती हूँ जी, और लोगों से कनेक्ट होती हूँ धीरे धीरे करके। फिर बाद में जैसे ही लोगों से कनेक्ट होती हूँ, 2-4 लोग आ जाते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। उसके लिए मेरे सारे लोगों का सहयोग मिलता है, मेरे परिवार का भी सहयोग मिलता है, मेरे बच्चों का भी सहयोग मिलता है, मेरे फ्रेंड लोग का भी सहयोग मिलता है। पूरा ऐसा ग्रुप है हमारा जो कि ना हर बात में मेरे साथ में हमेशा साथ रहता है। तो इसलिए मैं ये सब जितने भी आप बोल रही हैं कि भगवत गीता है या राम कथा है या फिर घूमर है, या हम छोटे छोटे हर महीने में एक बार कोई कीर्तन रखते हैं या सुंदरकांड करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो सब है ना परिवार वालों को तो साथ है ही, साथ में मेरे मंडल का भी साथ है। तो मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करूँगी। आज के दिन, और आज करवा चौथ है जी, उसके दिन आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं अपने बारे में कुछ बता पाऊँ। थैंक यू सो मच। और आपके बारे में कुछ? मेरा नाम मीनाक्षी अग्रवाल है जी, और मेरा एज है 52। ओके। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, और राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक छोटा सा गांव है हमारा डुंगरोद। तो वहाँ पे ना मतलब मेरा जन्म हुआ जी। हमारी फैमिली वैसे तो ना मतलब बड़ी है जी, हमारा पूरा परिवार है, ताऊ चाचा है, बहुत बड़ी हवेली है। वहाँ पे क्या पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन ना मेरे मन में था मतलब कि मैं कुछ पढ़ते रहूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बैठ जाऊँ। अच्छा, जैसे भी लगे वैसा ही पढ़ते रहो, मतलब जो भी समझ में आए, नई कुछ किताबें पढ़ना, धार्मिक किताबें पढ़ना, या फिर नॉवेल्स वगैरह भी बहुत सारी पढ़ी हैं। पढ़ाई पूरी कंप्लीट किया, बीए किया। मेरे पिताजी तो नहीं चाहते थे कि मैं करूं, लेकिन मैंने यही था कि मैं पढ़ रही हूं, आप उसका ध्यान मत दीजिए, बस तो मैं आगे आगे पढ़ती गई, मैं एग्जाम क्लियर करती गई। 90 में मेरा शादी हुआ। शादी होकर मैं कोपर एक गांव है वहाँ पे आए, शादी होकर 2 साल में वहाँ पे रही। वहाँ पे मेरा बड़ा वाला बेटा 91 में पैदा हुआ। 92 में मेरी लड़की पैदा हुई। फिर हम आ गए थे 93 में आ गए थे हम यहाँ पे जयपुर। 2 साल में जयपुर रही, फिर बाद में 95 में हम मुंबई आ गए। जब आपकी शादी हुई थी तब आप लगभग कितने साल के थे? मैं 24 की थी। 24 की थी, मीन्स 25 में आपको पहला बेबी हुआ? पहला बेबी मेरा 25 में। ओके। तो जैसे कि आपने बताया कि आप जिस छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, तो वहाँ पे पढ़ाई को इतना ज़्यादा मान्यता नहीं थी या पढ़ाई इतनी नहीं कराई जाती थी। हाँ। तो फिर कैसे मैनेज करी उस समय? के बाद में लड़कों की स्कूल आ जाती है, लड़कियों की स्कूल नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि मेरे को मैं पढ़ूंगी, इसलिए मैं लड़कों की स्कूल में पढ़ी, हायर सेकेंडरी। उसके बाद में हमारा गाँव छोटा होने की वजह से कॉलेज नहीं थी, कॉलेज के लिए हमें दूसरे गाँव जाना पड़ता था, और दूसरे गांव जाने के लिए या तो बस कोई साधन रहेगा तो ही जाएंगे। तो पिताजी नहीं अलाउ करते थे कि भाई तुम दूसरे गांव जाके या कॉलेज में, वो भी लड़कों की कॉलेज होती है, लड़कियां नहीं पढ़ाई जाती थी वहाँ पे कॉलेज में। तो मैंने कहा कि मेरे को पढ़ना है, तो ना फिर बाद में, और मेरे को रेगुलर पढ़ना है, मतलब मेरा एक जिद था कि मेरे को रेगुलर पढ़ना है। अब रेगुलर पढ़ने के लिए मतलब लड़कियों की कॉलेज होनी चाहिए, लड़कों की कॉलेज में भेज नहीं रहे थे। तो ना फिर बाद में 2 साल मैंने स्किप किया बीच में। उसके बाद में जैसे ही ना मतलब एक ना लड़कियों की कॉलेज खुली, महिला महाविद्यालय नवलगढ़ में। अच्छा। तो वहाँ पे जो जिन्होंने कॉलेज खुली थी वो मेरे मामा थे। अच्छा। मतलब दूर के रिश्ते में मामा थे। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को पढ़ना है, मेरा एडमिशन करा दीजिए। तो फिर बाद में मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया,
मैं रेगुलर जाती थी वहाँ पे और मेरा पढ़ाई बीए तक का कंप्लीट हो गया। ने कहा कि आप 52 के हैं, मतलब लगभग ये 30-35 साल पहले की बात है शायद। हाँ, हाँ। उतने साल पहले का अगर आज हम सोचते हैं तो वाकई में उस समय ज़माना अलग था। बिल्कुल अलग था। आज का तो आपका इंटरनेट का ज़माना, आपको हर चीज़ मिल जाती है। हमारे को तो कुछ भी नहीं मिलता था उस टाइम पर। राइट है। आज की न्यू जनरेशन के बारे में सोचो, हाँ। तब तो ना रियली में जो ये लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत हाँ। एडवांस है। हाँ। हमारे लेकिन ना हम ना मतलब संस्कारों के बारे में सोचें हाँ। तो हमारा ज़माना अच्छा था। हाँ। उसमें ना हमारे को संस्कार मतलब जो हमारे पिताजी के सामने या माताजी के सामने हम जोर से नहीं बोल पाते थे, सबका रिस्पेक्ट करते थे, जो भी परिवार में आया उसका ख्याल रखते थे। और ना जैसे जितने भी धार्मिक कार्य होते थे हम उसमें आगे होके भाग लेते थे। और आजकल के बच्चों को सिर्फ ना मतलब क्या है कि पढ़ लिया और पढ़ने के बाद में जितना भी है कि भाई अपना कमाने का ज़्यादा सोचते हैं, तो वो संस्कृति है ना वो थोड़ी सी कहीं कम होती जा रही है। उस जमाने में बीए किया हुआ है, अभी आप में वो ललक थी कि मुझे पढ़ना है, वो जिद थी मुझे पढ़ना है, बट साथ ही साथ आप संस्कारों को लेकर भी चले। बिल्कुल। लेकिन आज अगर हम कहीं देखते हैं, हम किसी को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन वाकई में अगर देखा जाए तो संस्कृति कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। संस्कार है लेकिन फिर भी आज हम मॉडर्नेशन की जहाँ बात करते हैं तो लोग कहीं ना कहीं उन चीज़ों को पीछे रख देते हैं कि ठीक है क्या बात है, हम अपनी बात रखना वो जानते हैं लेकिन वो ये नहीं समझते कि किस तरह से रखना चाहिए। उसमें ना मतलब मैं आजकल के बच्चों को भी दोष नहीं दूंगी। उसमें ना सबसे ज्यादा ये हो गया कि बच्चों को ना मतलब काम का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। जी। आज बच्चे पढ़ाई का भी प्रेशर, अब जब तक उनको ना उतना ना परसेंटेज नहीं आते 98%, तो हमारे पिताजी और ये नहीं पूछते कि तुमको परसेंट कितना आया, उनका खाली एक ही था कि बेटा पास हो गए। हम कहते हाँ पास हो गए, वो कभी हमारे से नंबर नहीं पूछे जी। इसलिए। लेकिन आजकल के माँ बाप हों या बच्चे हों जो भी हैं वो ये सोचते हैं कि 98% आना चाहिए, 99% तो बच्चों के ऊपर उतना बर्डन आ गया हर चीज़ का। तो इसके चलते वो लोग ना मतलब अपनी संस्कृति से दूर हो रहे, फिर बाद में वो फ्रस्ट्रेशन के मारे ना मेरे को ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं। नहीं, बच्चों में संस्कार है, आज के बच्चों में भी। आपने जॉब के बारे में कभी सोचा नहीं? एक्चुअली मैं ना जॉब के बारे में सोचा था मैंने, और मेरे पास ऑफर भी आया था, लेकिन ना मेरे मतलब बच्चे में दोनों बच्चों में ज़्यादा गैप नहीं था जी, सिर्फ 13 महीने का गैप था जी। और दोनों ना मतलब दोनों को पढ़ाना जरूरी था जी। तो इसके लिए उनको छोड़ना मुश्किल हो गया। जब मैं 95 में यहाँ पे आ गई तो मेरे को कोई जानता नहीं था, मैं किसी को नहीं जानती थी, तो इसके चलते जॉब करना मेरे लिए पॉसिबल तो नहीं था। लेकिन मैंने फिर बाद में सोचा कि चलो घर पे बैठे बैठे अपन कुछ काम करते हैं, तो मैंने ना साड़ियों का ड्रेसेज वगैरह घर पे लाके थोड़ा थोड़ा सेल करना चाहा और मेरा अच्छा चलने भी लग गया था। जब अच्छा चलने लग गया तो मैंने ना दुकान भी बनाया। ओके। दुकान मैंने साल भर किया, उसके बाद में जब मैंने दुकान किया तो मेरे बच्चों की पढ़ाई पे इफेक्ट होने लगा। ओके। क्योंकि ना मतलब बच्चे स्कूल जाते थे लेकिन कई बार उनकी शिकायतें आ जाती थी कि जैसे उन्होंने होमवर्क नहीं किया, उन्हें मतलब ना ट्यूशन से कोई शिकायत आ जाती। जब उनका नंबर कम होने लगे, जब मेरे बच्चों को आप ना देख रहे थे 98 99 नंबर आ रहे हैं और एकदम अचानक कम होके वो 80 हो गए, तो फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं, अपन घर बैठ के ही वापस अपना जो बिजनेस कर रहे हैं वो घर बैठ के ही करेंगे, अपन दुकान पे नहीं करेंगे। क्योंकि ना बच्चों की पढ़ाई मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। उनकी ना उनको तरफ देखते हुए मैंने अपना दुकान वापस बंद किया और मैंने घर पे चालू किया वापस। और मेरे को काफ़ी सपोर्ट भी मिला लोगों का, बहुत जन आते थे। जब बच्चे पढ़ लिए तो उन्होंने मना कर दिया, बोले मम्मी आप घर बैठो अभी हम करते हैं। तो उसी दौरान मैंने अपनी बेटी को सीए करवाया और मेरे बेटे को इंजीनियरिंग करवाया। मेरे लिए जॉब से ज़्यादा या बिजनेस से ज़्यादा दोनों की पढ़ाई, उनका करियर सबसे इम्पोर्टेंट है। मीन्स आप और आपके हस्बैंड, बच्चों के पापा और एक माँ, दोनों में से अक्सर माँ को ही त्याग क्यों देना पड़ता है? क्या इस बारे में आप मुझे कुछ बताएंगे? एक्चुअली में वैसे देखें तो ग्रंथों में भी यही लिखा है कि ना एक औरत त्याग की मूर्ति है, क्षमा की भी है, दया की भी है, प्यार की भी है। तो जब भी ना मतलब ना ये मतलब त्याग तो नहीं कहूँगी कि ये मैंने त्याग किया था, क्योंकि ये मेरी एक तरह से जिम्मेदारी थी। आप माता पिता से लड़ते हो कि मुझे बीए करना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है, सबसे ज्यादा कोशिश करते हो कि नहीं मुझे पढ़ना है, चाहे आपको कितनी भी तकलीफें उठानी पड़ी तभी आपने उठाई और आपने उस टाइम पे कॉलेज किया और फिर आकर गाड़ी अटकती है बच्चों के टाइम। बिल्कुल। लेकिन भले ही ये त्याग नहीं है, लेकिन वाकई में अगर देखा जाए तो ये सिचुएशन इतनी मुश्किल हो जाती है कि माता पिता में से आखिर माँ को ही सोचना पड़ता है अक्सर कि ठीक है मैं कर लूँगी। मेरा मानना ऐसा है कि देखा जाए तो ये जिम्मेदारी दोनों की ही होती है। जब हम बदलते ज़माने की जहाँ बात करते हैं कि मैन एंड वुमेन एक
लेवल समझा जाता है, जिम्मेदारी निभाने का जब वक्त आता है तो हमेशा माँ ही क्यों आगे आती है? नहीं, वो सही है कि एक औरत माँ मतलब आगे आती है, वो सही बात है। लेकिन ये ना मेरे मिस्टर ने भी ना मतलब ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई थी। लेकिन उनका वर्क जो जॉब था वो ना मतलब उसका टाइम ही ऐसा था कि वो ना या तो जॉब करे या तो घर पे बैठे। उनका सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक का था। अब वो 11 बजे आके कब ना मतलब बच्चों को संभालेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने जब ना मतलब मेरा ये सिचुएशन देखा था कि मेरी दुकान है, तो फिर बाद में वो अपने सेठ मतलब जो बॉस है उससे बात करके फिर बाद में उन्होंने मेरे को थोड़ा हेल्प करने के हिसाब से 9 बजे मेरे पास दुकान पे आ जाते थे वो। मैं 9 बजे घर पे आती थी, घर पे आके मेरा संभालती थी बच्चों का खाना वाना बनाना, और वो आराम से 10-11 बजे तक आते थे। लेकिन उनका पूरा सपोर्ट मेरे को रहा है हर बात से। आज जैसे आपने कहा कि पार्टनर का भी काफ़ी सपोर्ट था आपको, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे मिस्टर का नाम योगेश अग्रवाल है। ओके। और उनको बहुत ज़्यादा बातें नहीं आती, वो सीधे साधे इंसान है। लेकिन ना मतलब मैं कभी कुछ करती हूँ, कोई भी काम करती हूँ, तो वो मेरे को मना भी नहीं करते हैं कि भाई तुम मत करो। वो हमेशा मेरा साथ देते हैं। उनको मालूम है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है। लेकिन जहाँ पे उनको गलत लगता है वो मेरे को बताते भी है कि गलत है ये, मत करो। आपको जब समझ आया कि बच्चों के मार्क्स घट रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं, तो जो आपकी फैमिली थी उनका रिएक्शन क्या था उस समय? नहीं, फैमिली तो जैसे कि ना हम यहाँ पे ना हमेशा 4 ही जन रहे हैं। मम्मी पापा तो यहाँ पे हमेशा से रहे ही नहीं है, क्योंकि उनको ना मतलब यहाँ आते हैं तो यहाँ का पानी उनको जचता नहीं है। इसलिए ना मेरे सास ससुर मम्मी पापा यहाँ पे आए ही नहीं। कभी आए तो 10-15 दिन रुके, फिर बाद में चले गए हैं। और रहा सवाल का उनका रिएक्शन, उनको तो किसी बात से ऐसा ऐतराज भी नहीं था। वो मेरे से खुश रहते हैं हमेशा। वो अपने बेटे से ज़्यादा मेरे को प्यार करते हैं और हमेशा मेरा साथ देते हैं। उनको मालूम है कि मीनाक्षी कुछ भी करेगी तो गलत नहीं करेगी। जैसे हमने देखे हैं काफ़ी इवेंट आपने करवाए हैं और भागवत गीता करवाई है, राम कथा करवाई है, जो कीर्तन आप करवाते हो, मे बी लास्ट ईयर आपने घूमर करवाया था। तो इन सारी चीज़ों की तरफ आप कैसे टर्न हुए? इसमें ये है हमारे 2015 या 16 की बात है जी। तो ना मतलब हमारे यहाँ मेरे यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पे वो मेरे मायके साइड की जी। तो हमारी एक भाभी है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। मेरे को तो इतना कोई खास ज्ञान नहीं था उस बारे में। 2015 में तो मैंने फ़ोन लिया है। अच्छा। स्मार्टफोन, तो मेरे को इतना ज्ञान नहीं था। उन्होंने एक ग्रुप बना के उन्होंने मेरे को जोड़ा उसमें। तो जब हम जुड़े थे तो हमें भी नहीं मालूम था कि हम आगे तक कहाँ तक जाएंगे जी। हमारा खाली एक ही था कि हम कभी कभी छोटी छोटी पार्टियां करेंगे, इधर उधर जाएंगे, अपने गेट टुगेदर करेंगे, थोड़ा भजन कीर्तन करेंगे, कभी कभी सुंदरकांड करेंगे। तो ऐसा करके हमने वो ग्रुप बनाया था। जब हम सुंदरकांड वगैरह करते थे, पार्टियां करते, खूब इंजॉय करने लग गए थे, तो अच्छा लगने लगा। ये जो भागवत कथा का था, तो मैं ना मतलब वृंदावन गई थी, ब्रिज 84 कोस परिक्रमा बोलते हैं, वृंदावन गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई, तो वो बोले कि हम भागवत कथा करते हैं। तो फिर बाद में मैंने यहाँ आके और डिसीजन लिया और ग्रुप वालों को बताया कि हम भागवत कथा करवाते हैं। लेकिन ना मुझे नहीं मालूम था कि उसमें खर्चा कितना आएगा। लेकिन उस टाइम पर मेरे बहुत लोगों का सपोर्ट मिला, खर्चा भी काफ़ी हुआ, लेकिन लोगों के सपोर्ट से वो सक्सेस हो गई। इसके बीच में छोटे छोटे इवेंट अपने होते रहते हैं। घूमर है ये जो प्रोग्राम हुआ। मुझे थोड़ा घूमर के बारे में बताइए कि घूमर कैसे सोचा आपने कि मीन्स ये कराना है? हाँ, एक्चुअली में ना घूमर का, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है थाने में, उसने मेरे को ना मतलब भेजा व्हाट्सएप पे कि ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है मीना, तो तू इसमें पार्टिसिपेट कर। तो जब भी मैं पार्टिसिपेट करती हूँ ना, तो मेरा ये सोचना रहता है कि मैं अकेले ही क्यों करूँ, बिल्कुल लोगों को भी साथ में लूँ। तो फिर बाद में जैसे उसने मेरे को डाला, पोस्ट किया, व्हाट्सएप पे आया उसका जैसे ही, तो मैंने ना वो सबको सेंड किया, अपने जो भी ग्रुप वाले हैं लोगों को भी बताया कि आप भी घूमर में पार्टिसिपेट करिए। तो बहुत सारे जन, कम से कम 70-80 लोग मेरी तरफ से फिर बाद में उसमें ज्वाइन हुए। मुझे नहीं मालूम था कितने हो जाएंगे, मैं तो सोची 10-15 जन हो जाएंगे। तो मैंने 20-25 फार्म मंगवाए, फिर धीरे धीरे करके और मंगवाते कम से कम 80 जन को मैंने उसमें घूमर में जोड़ा लोगों को। जो चीज़ें आपने सोची बल्कि उससे ज़्यादा ही आप कर पाए हैं। ऐसा ना ऋतु जी कि मेरे को ना चैलेंज ना लेना बड़ा अच्छा लगता है जी। मुझे नहीं मालूम रहता है कि इसका आगे जाके क्या रिजल्ट आएगा जी। सही बात। जब तक आप सब लोग नहीं आओगे, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने। मेरा अस्तित्व आप लोगों से। आज मैं कथा भी करवाऊंगी ना, तो गुरुजी भी आते हैं जी। तो पढ़ने वाला वो पढ़ेगा, हाँ, लेकिन जब तक सुनने वाला ध्यान से नहीं सुनेगा, तब के उनके पढ़ने का कोई
औचित्य नहीं रह जाता। या फिर किसी ऐसे स्ट्रगल से गुजरे जो आप ऑन कैमरा शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है, मेरा ये मानना है कि स्ट्रगल तो हर एक इंसान को करना ही पड़ता है अपनी लाइफ में। किसी को ज़्यादा करना पड़ता है, किसी को कम करना पड़ता है। मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। तो मतलब जैसे जब देखा कि भाई मिस्टर का सैलरी कम है, तो मैंने मतलब बिजनेस स्टार्ट किया कि बच्चों की पढ़ाई एक अच्छी, उनको अपने को अच्छी पढ़ाई देनी है, आगे जाके उनका भविष्य सुधारना है। वहाँ पे किया। तो स्ट्रगल जो हम करते थे, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि हम है ना मतलब ये जो साड़ियाँ वगैरह लेके आते थे, हम सूरत जाके लेके आते थे। हम रात को 2-2 बजे तक आते थे। सेम डे जाना पड़ता था सूरत, और फिर रात को हम 2 बजे तक आते थे। हमारे पास कम से कम 12 बैगेज भर के होते थे एक एक जन के पास। मैं और मेरी फ्रेंड दोनों जाते थे सूरत, वहाँ से हम साड़ियाँ लेके आते थे, बेचते थे उन साड़ियों को। तो वो तो एक ना मतलब मेरा एक शौक भी था कि मेरे को कुछ करना। एक बार ऐसा मोमेंट आ गया था कि हमारे को काफ़ी लॉस हो गया था, मतलब मेरे मिस्टर को शेयर्स मार्केट में काफ़ी लॉस हो गया। उस टाइम पर मतलब ये समझ लो कि मैं थोड़ा सा टूट सी गई थी। फिर भी आप सब उसमें से उभरे और अपने बच्चों की काफ़ी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से करवाई। वाकई में बहुत बड़ी बात है, और ये एक अप्रिसिएशन बनता है आपको कि एक स्त्री होने के बावजूद आपने काफ़ी ऊपर लेवल पे जाके सोची वो चीज़ें, और घर वालों पे असर आपने होने नहीं दिया, बच्चों पे स्पेशली आपने उन चीज़ का असर नहीं होने दिया कि अगर कहीं नुकसान भी हुआ है तो हम भरपाई कर लेंगे, लेकिन बच्चों के प्रति आप डेडिकेट रही, या फिर उन्हें सोचा आपने कि नहीं मैं उनकी पढ़ाई तो करवा के ही रहूँगी। हाँ, सही बात है। उसके लिए मेरे को ऐसा मतलब थोड़ा सा त्याग भी करना पड़ा कि जैसे हम अपना ना मतलब एक औरत के लिए उसकी ज्वेलरी काफ़ी ना मतलब इम्पोर्टेंट लगती है, लेकिन जब देखा कि भाई बच्चों की पढ़ाई है और उसके ना मतलब काफ़ी ज़्यादा फीस है, तो हमने थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया। जब हम बात करते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा ये भी इस स्ट्रगल से निकले हैं। आपके हिसाब से एक हाउसवाइफ क्या है? मेरे हिसाब से हाउसवाइफ वही होंगी जो अपने घर का तो ख्याल रखें, परिवार का भी ख्याल रखें, अपने बड़ों का भी इज्जत सम्मान करें, लेकिन बाहर भी अपनी एक इमेज बना के रखें। मन में ये आया कि एज अ मीनाक्षी मुझे मेरी पहचान बनानी है? नो नो नो, एज ए मीनाक्षी पहचान नहीं बनाना है मेरे को। ना मतलब ये था कि हम अपने, मेरा आप देखोगे ना तो जब कथाएं भी होती हैं तो मैं अपना नाम कहीं पे भी नहीं देती हूँ। मीनाक्षी अग्रवाल का नाम कहीं नहीं रहता है। वो एक अलग बात है कि ना जब हम आगे रहेंगे तो लोग मानेंगे ही मानेंगे कि भाई यही लेडीज आगे कर रही हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारा जहाँ पे भी काम रहता है, हमारा राधा कृष्ण सेवा मंडल के नाम से ही मेरा सारा काम रहता है। कहीं पे एज ए मीनाक्षी मैं कहीं पे भी नहीं आना चाहती हूँ। मेरे लिए तो ना मेरा वजूद मेरा भगवान। जब भी कोई तकलीफ होती है, कोई भी दुख आता है, मैं मंदिर के सामने बैठती हूँ, कान्हा जी के सामने। यदि मेरे को रोना आता है तो मैं रोती भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। उनके सामने ही अपनी सारी समस्या ही बताती हूँ, वो समाधान ऑटोमेटिक आता है। और न वो हंसने वाला है, वो अपने ख्याल रखने वाला है, अपने को चुप कराने वाला है। वो ये बोलेगा तू चुप रह, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ। और अक्सर परेशानियों में हम किसी का साथ ही चाहिए होता है हमें, कि कोई हमें ये बोले कि तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। एक बंदा है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। फर्स्ट भागवत कथा में उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, सेकंड भागवत कथा में से कांटेक्ट हुआ था। उन्होंने मेरा ना मतलब काफ़ी हेल्प किया था। जब दूसरी भागवत कथा मैंने करवाई थी तभी मैंने उनको जाके बताया था कि भैया ऐसे मतलब मैं भागवत कथा वापस करवा रही हूँ। तो वो ना मतलब जब भागवत कथा हमारी पूरी कंप्लीट होती है तब तक भी वो मेरे को ये पूछते रहते हैं। तो फाइनेंशियली वो हरदम मेरे को पूछते हैं कोई तकलीफ नहीं है ना, कोई तकलीफ नहीं है, आप मुझको बता देना, जो भी होएगी मैं आपको जरूर करके दूंगा। उनकी मैसेज भी बहुत अच्छी है। रोजमर्रा की ज़िंदगी का रूटीन क्या है? रोजमर्रा में तो जैसे मेरे को, मैं हमेशा सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ, मेरा नियम है। क्योंकि मेरे मिस्टर को 7 बजे 7:30 बजे आते हैं तो डिब्बा बना के देना है। सुबह उठती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ, 15 मिनट मेरे प्रार्थना में चले जाते हैं। फिर बाद में जैसे ही डेली रूटीन के काम वाम करके नहा के फ्रेश होके फिर बाद में भगवान जी की पूजा करके फिर खाना बनाती हूँ, थोड़ा कॉफ़ी लेती हूँ, फिर खाना बना के मिस्टर का डिब्बा तैयार करती हूँ। मिस्टर चले जाते हैं, फिर बेटे को उठाती हूँ, वो अपना जाता है ड्यूटी पे। उसके बाद में मंदिर जाती हूँ, फिर बाद में मैं थोड़ा फ्री हो जाती हूँ। अच्छा, तो आपके फिटनेस का क्या राज है? यही आप जो राउंड लगाते हैं या फिर वो वॉक करते हैं वो, या कुछ योगा वगैरह करते हैं? नहीं, मैं योगा वगैरह तो नहीं करती हूँ। मैंने बीच में चालू भी किया था लेकिन मैं ना नहीं कर पाती हूँ, बीच में कुछ ना काम आ जाते हैं। लेकिन ना शायद मेरे फिटनेस का यही है कि मैं किसी बातों पे ध्यान नहीं देती। चाहे कोई मेरे को कुछ भी बोले, कुछ एक बार तो मेरे को तकलीफ होती है, फिर बाद में इग्नोर मारो। ओहो ग्रेट। हाँ, ऐसा करके फिर बाद में मैं खुश रहती हूँ दिन भर। बिल्कुल। आपके लिए लाइफ जीने का मूल मंत्र क्या है? ये है कि जितना हो सके मैं ना धार्मिक कार्यों में जुड़ी रहूँ और
जो भी मेरे से लोगों के लिए सेवा हो सके जी वो मैं करूँ। जी मेरे को बुजुर्गों की सेवा करना मतलब ऐसा नहीं है जैसे बुजुर्ग लोग कहीं पे जा नहीं पाते हैं, जी धर्म स्थल ही है, जी। तो मेरे को ये लगता है कि चलो अपने पैसे जा रहे हैं कोई बात नहीं है, उसके बेटे बेटी उनको नहीं लेके जा रहे, चलो हम उनको तीर्थ करा के लेके आते हैं। तो मेरा खाली एक यही सोचना है कि जितना भी हो अपने धर्म से जुड़े रहो, संस्कृति से जुड़े रहो, ये ऊपर वाले की कृपा से तो हाँ। कि मैं एक संस्था बनाना चाहती हूँ ना। मतलब ये जो बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, उनको ना मतलब धर्म स्थली लेके जाने का, उनको सिर्फ धार्मिक कार्य में थोड़ा सा उनकी रुचि हो जाती है सेवा में, तो उनको मैं अपनी संस्कृति से भी थोड़ा जोड़ के रखती हूँ उनको, और धर्मस्थली जाके उनको थोड़ा गंगा जी नहलाना है, जमुना जी नहलाना है, या वृंदावन दिखाना है, या अयोध्या जी दिखाना है, कहीं पर भी उनका जो है ना उनका मन में होता है वो उनका पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि इस संस्था बने जिसमें लोग मेरे को सपोर्ट करें। और दूसरा, कई ऐसे भी बच्चे हैं जो कि ना पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उन लोगों को फाइनेंशियली उनको सपोर्ट नहीं मिलता, तो मेरा दिल में रहता है कि मैं उनके लिए वो भी करूँ। या कोई बीमार आदमी है, जैसे अभी अभी मेरी लड़की का आया कि उन्होंने मैसेज डाला था कि भाई उनका फ्रेंड बीमार है, तो जिससे जो सपोर्ट हो वैसा करो, तो हमने ना मतलब हमने भी उनमें किया। अच्छा तो वैसे ही ना मतलब ना फाइनेंशियली मतलब चाहे बीमार है, चाहे किसी लड़की की शादी है या किसी बच्चे की पढ़ाई है, अभी जैसे गायों का चला था तभी भी मैंने अच्छा सा कलेक्शन करके गौशालाओं वगैरह में भेजा है। तो मेरे को बस वो सब काम जो सामाजिक काम रहते हैं ना समाज के अंदर, जो भी बड़े बुजुर्गों के लिए हो या बच्चों के लिए हो या किसी के लिए भी हो, तो मैं वो करना चाहती हूँ। तो बेसिकली आप समाज सेवा की तरफ टर्न होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, समाज सेवा भी हो जाएगी उसमें, और अपने एक ना मतलब धार्मिक कार्य भी हो जाता है, और अपनी संस्कृति से हम बच्चों को भी जोड़ के रखेंगे। आज हम करवा चौथ के दिन पे मिले हैं, करवा चौथ को लेके आपके क्या विचार है? मेरा करवा चौथ के लिए देखो ये तो सुहाग का है। हाँ। माँ भी करती थी, जिन्हों भाभियाँ भी करती थी, बहनें भी करती थी, हम तो कंवारी ही करते थे। करवा चौथ हमारे में कंवारी से ही करवा देते हैं। तो उतना ना मतलब ये नहीं था कि भाई ये खरीदो, ये गिफ्ट दो, या मतलब ऐसा उतना ज़्यादा ना मतलब आज जो लोग कर रहे हैं ना, अच्छा है आज के हिसाब से, मॉडर्न के हिसाब से मैं ये नहीं बोलती ये गलत है। हाँ। करवा चौथ में आपको गिफ्ट की जरूरत नहीं है कि आप उनके लिए ना व्रत रख रहे हो अपने पति के लिए, हाँ। उनकी लंबी आयु के लिए कर रहे हो, आप बदले में उसे गिफ्ट का एक्सपेक्टेशन रखते हो, वो जरूरी नहीं। और आप शहाड़ उल्लासनगर में रहते हो, देखा जाएगा तो उल्लासनगर कनेक्ट है इससे? हाँ, उल्लासनगर एक्चुअली में क्या है कि ना सहाड़ ईस्ट उल्लासनगर में आता है और सहाड़ वेस्ट कल्याण में आता है। अच्छा, तो मैं वेस्ट में हमेशा से इधर ही रही। तो यहाँ से तो मार्केट काफी नजदीक है ना उल्लासनगर वाला? बिल्कुल 10 मिनट का रास्ता है बिल्कुल। कल्याण उल्लासनगर से खरीदारी होती है ऑलमोस्ट हमारी। आप शहाड़ में रहते हैं, शहाड़ के बारे में कुछ बताइए, कैसा है ये एरिया? एक्चुअली सहाड़ एकदम शांत एरिया है। जब हम आए थे तब सहाड़ में कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। 95 में ये जो मेन मोहना रोड है यहाँ पे तो सिर्फ मार्बल की बखारी थी। अच्छा। पूरा ओपन था, मतलब हाँ। रात को 8 बजे भी यहाँ पे जाते हुए हमको डर लगता था। ओके। आज सहाड़ एरिया इतना बढ़ गया कि आप आधी रात भी जाओगे ना तो किसी बात का डर नहीं है। मैं तो रात को 12 बजे तक स्टेशन से आई हुई हूँ, किसी का कोई भी तकलीफ डर नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है। उल्लासनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज्यादा पंजाबी, मारवाड़ी ये कल्चर इस तरह ज्यादा देखने मिलता है। सिंधी लोग होते हैं सिंधी लोग, ओके। उल्लासनगर में आपको ज्यादा सिंधी लोग हाँ, मिलेंगे। हाँ। हमारी साइड में आपको ज्यादा मारवाड़ी प्लस ना यूपी साइड के, अच्छा, ये ज्यादा। आप मारवाड़ी हैं तो कुछ उसके बारे में बताइए, मीन्स मारवाड़ियों का रिचुअल्स क्या होते हैं? रिचुअल्स जैसे देखे तो हर मंथ आता है। हाँ। अभी दिवाली आ गई, दिवाली के बाद में फिर हमारा लगातार ही रहता है कि भाई ना गोपाष्टमी आ गई तो गाय की पूजा करो, हाँ। आंवला आ गया आंवले की पूजा करो, तुलसी जी का विवाह आ गया तुलसी जी का विवाह करो, हाँ। फिर पूर्णिमा आ गई, एकादशी आ गया हाँ। तो उस दिन भजन कीर्तन करो। मतलब कुछ ना कुछ हमारे मारवाड़ी को हर महीने गणगौर आ जाती है मार्च में, हाँ। फागुन में होली आ जाती है, हाँ। फिर बाद में ना एक बार हमारी तीज का त्यौहार भी आ जाता है श्रावण में। जब हम अपने घर वालों को बोलते हैं कि क्या है साल में एक ही बार तो दिवाली आई, हाँ। थोड़ा तो खर्चा कर दो, हाँ। तो वो यही बोलते हैं कि कौन सा ऐसा महीना है जहाँ पे त्योहार नहीं है अपने मारवाड़ियों के। बिल्कुल। तो जहाँ पे आप ये नहीं बोलते कि एक ना साल में एक ही बार तो आता है, हाँ। तो हर त्योहार साल में एक ही बार आएगा, हाँ। और खर्चा तो हर महीने होता है। मीन्स आपके रिचुअल्स ज्यादा है? बहुत ज्यादा हमारे मारवाड़ी में, और हम बहुत अच्छे से निभाते हैं। बिल्कुल। हाँ, देखे हैं हमने कि हाँ। पारंपरिक चीजें काफी अच्छी तरीके से निभाई जाती हैं। हाँ। आप में कल्चर है घूंघट लेने का, तो आप लेते थे घूंघट पहले? नहीं, मेरे ससुर ने मेरे को पहले से ही घूंघट लेने से मना कर दिया। अच्छा, बोला घूंघट नहीं लेना। क्योंकि उस टाइम पे वो उतने मतलब Modern थे। संभले हुए थे। हाँ, और दूसरा हमारे घर में बड़ों से बात नहीं होती थी। अच्छा। लेकिन मेरे ससुर ने बोला कि नहीं तुम सबसे बात करो, तो ये समझ लो कि मेरे को ना सभी ने लाड से रखा। फिर बात बिल्कुल, आपको सपोर्ट अच्छा सा खासा support मिला अच्छा है। मिला, हाँ।
आज मतलब कथाएं होती है हमारे यहाँ, तो मेरा बेटा 7 दिन तक चप्पल नहीं पहनता है, और अपना जो जॉब है वो भी 7 दिन तक वो स्किप करता है जॉब को। अब की बार तो उसने वर्क फ्रॉम होम किया, और फिर बाद में जैसे ही उसकी ना मतलब मीटिंग खत्म हो जाती थी वैसे ही वो दौड़ के कॉल पे जाता था, ताकि मम्मी को कोई परेशानी नहीं हो। प्रसाद बांटना लोगों का, ताने भी सुनना पड़ता है, लेकिन जब मेरे को कोई कुछ बोलता है तो मुझे तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जब मेरे बच्चों को कोई कुछ बोलता है तो एक माँ होने के नाते मुझे तकलीफ होती है। उनको बहुत शौक है ये सब ना मतलब देखने का, कथाएं वगैरह देखने का, कि मम्मी क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, और बताते भी हैं कि नहीं मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा चेंज करो, ये हाँ सब चेंज चीज़ करो। मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ तो किसी को कुछ बोल देती हूँ, उल्टा मेरे को डांटते हैं कि नहीं मम्मी आप मत बोलो, किसी को भी कथा हो जाने दो। मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, और मैं अपने बच्चों से रियल में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और उन लोगों को यही बोलूँगी जैसे तुम्हारी मम्मी ने स्ट्रगल किया वैसे कभी भी ज़िंदगी में मैं यही चाहूँगी, दुआ करूँगी आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो नहीं, लेकिन फिर भी जब तक मौका आ जाए तो कभी भी गलत राह मत चुनना, हमेशा सही राह पे चलना, थोड़ी देर सोचना, भगवान से इजाज़त लेना, आप लोगों को अपने आप ही रास्ता दिखाएगा, और सही रास्ते पे चलना, कभी भी गलत रास्ता मत चुनना। थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि आपकी बेटी आउट ऑफ रहती हैं, तो वो वहाँ पे कैसे सेटल हुई? एक्चुअली मेरी लड़की सीए करके जॉब करने लग गई थी, तो जो हर्षल है जी उससे उसकी मुलाकात हुई जी। वो महाराष्ट्रीयन है, ओके। तो लव मैरिज है दोनों। ओके। पहले तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि भाई कहीं तकलीफ ना हो जाए बच्चों को, क्योंकि अलग समाज में जाएंगे तो थोड़ा सा रिचुअल्स वगैरह सब अलग हो जाते हैं, तो मेरे को थोड़ा डर लगता था। हमारा दोनों रीति रिवाज से शादी हुआ। ओके। मेरी बच्ची का मारवाड़ी के हिसाब से भी किया हमने, और महाराष्ट्र के हिसाब से किया। वाह। तो हर्षल पहले ही जा चुका था यूएसए, वहाँ पे उसने पढ़ाई किया और अच्छी जॉब करने लग गया था। फिर बाद में जब है ना मतलब उन्होंने बोला कि भाई नहीं हमको शादी हम दोनों को करना ही करना है, तो फिर बाद में मेरे को मेरे परिवार वालों ने कहा कि बेटा आजकल सब कोई करते हैं, तो मैंने उनको एक्सेप्ट किया, और पूरा बाकायदा रीति रिवाज के साथ में हमने शादी किया उन दोनों का। आज दोनों खुश हैं, कनाडा रहते हैं, अपना मकान भी ले लिया, दोनों जॉब भी कर रहे हैं, और दोनों खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो वही कृष्णा बताते हैं, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। आज भी मैं अपना कर्म कर रही हूँ, मैं आपके सामने बैठ के थोड़ा कुछ बता रही हूँ अपने बारे में। आपकी लाइफ के कोई गुरु जिन्हें आप अपना गुरु मानती हो? मेरे लाइफ के गुरु तो मेरे माँ बाप ही रहे। हाँ, बाकी जो कृष्णा से जोड़ना है वो हमारे वृंदावन के गुरु जी हैं। अच्छा। उनका नाम है मुरारी लाल जी पारेशर। उन्होंने और उनके बेटे जो गणेश पारेशर है जी, उन्होंने मुझको कृष्णा से बहुत अच्छे से जोड़ा। जब मैं पहली बार वृंदावन गई थी, मतलब हमने कहानियाँ कथा सुनी, किताबें पढ़ी, वो एक अलग बात जी, आपने उनको जिया, लेकिन हाँ जो उनसे अटैचमेंट हुआ, भगवान से अटैच्ड हुए, वो हमको उन्होंने ही अटैच करवाया। जब उन्होंने हमको वहाँ की सारी दिखाई कि वृंदावन में कहाँ कहाँ भगवान ने क्या क्या लीला की, जब वो वापस ऐसे जी के आए, ऐसे लगा जैसे रियली में यहाँ पे भगवान ने की, तो वो एक अंदर तक बैठ गई पूरी। तो ये लगा कि फिर नहीं, जो कुछ है यही है। तो मैं उनको बहुत बार थैंक यू बोलती हूँ इस बात के लिए कि मैंने भगवान का नाम लेती थी, लेकिन कृष्णा के बारे में सही तरीके से मिलाया उन्होंने। हाँ, आज उनके लिए मुझे ना मतलब मेरे को हर कार्य मेरा यही रहता है कि जो कुछ कर रहा है कृष्णा कर रहा है। और वैसे भी वृंदावन जाओ और कान्हा जी के मुंह में ना पड़ो, ऐसा तो सवाल ही नहीं होता। प्रेम की भूमि है, बिल्कुल। आप जाओगे वहाँ पे रियली में लोगों से प्रेम हो जाएगा, आपको अपने आप से प्रेम हो जाएगा, आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा। मुझे लगता है कि प्रेम अगर है, दूसरा नाम कान्हा है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि भाई ये नाम जैसे 3 है। हाँ। जो भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है वृंदावन, वो प्रेम की भूमि है, और ये जो अयोध्या जी है त्याग की भूमि है, और काशी जी महादेव जी की वो वैराग्य की है। यहाँ जाएंगे भगवान कृष्ण के पास जाएंगे तो हमको प्रेम उत्पन्न होएगा। ओके। भगवान से प्रेम होएगा। हाँ। वहाँ की भूमि में कण कण में राधे 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 राधे, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बोलूँगी एक बार जाके आओ। मैं कान्हा जी के बारे में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी आपको, मैं कथा के विषय में। जी। जब 2021 में मैंने कथा करवाई थी, तो हमारा हरदम ना मतलब ना जनवरी में ही रहता कथा जी, 19 में और 20 में जनवरी में जी, एक और 20 में अपना कोरोना आ गया था जी। तो 21 में मैंने ना मतलब ना जब कथा करवाने की सोची थी, तो मेरा मार्च में मतलब हो गया था कि तय हो गया था जी। हमारे पैम्पलेट वगैरह छप गए थे जी, बस बैनर वगैरह नहीं छपा था, और गुरु जी की टिकटें नहीं बनवाई थी मैंने।
क्योंकि डिक्टेशन ने बनवाए थे कि तुरंत कोरोना का दूसरा लहर चालू हो गया था जी। उस टाइम पर ना मतलब ये समझो कि ना मतलब मैंने ना जब ये मेरा पोस्टपोन हुआ तो मेरे को बहुत रोना आया। मैं रात रात भर मतलब रोती रही कि कान्हा जी ये क्या हुआ, क्योंकि मतलब अपने सारी तैयारी हो गई, मतलब बुकिंग वगैरह सब हो गई थी मेरी, हर चीज़ की बुकिंग हो गई थी। दूसरी लहर आ गई, मैं बहुत सारे लोगों से मिली थी, नगर सेवक से मिली थी, यहाँ पे ना नगर पालिका में मिली थी, यहाँ पे इंस्पेक्टर से भी मिली थी कि भाई कोई तो मेरे को हाँ कर दे कि आप कर लो। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं मैडम, आप इस टाइम पर आप 10 लोग को भी लेकर भी आपको कोई इजाज़त नहीं मिलेगी। ठीक है, गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, चलेगा, अपन फिर कभी कर लेंगे जब ये शांत हो जाएगा तब। तो फिर बाद में जब ना उस टाइम पर मेरे को ऐसा लगा कि कान्हा जी आपने क्या कर दिया मेरे साथ में, मतलब ये ऐसा होता है ना, हम भगवान को उलाना देते रहते हैं, तो वैसे उलाना दे रहे थे कि ना ये सब मेरे साथ में क्यों आई है वहाँ तक। लेकिन जब ना मतलब हमने अगस्त में जब टाइम पीरियड थोड़ा सा शांत होने लग गया था, कोरोना शांत होने लग गया था, जब हमने किया था तो ये समझ लो कि न तो ना मतलब किसी ने रोका न किसी ने टोका। हमारे यहाँ एक हवा हॉल में 200-200 लोग आते थे पर डे के, और सब लोगों ने साथ दिया। यहाँ तक कि मतलब जिसको भी हमने बोला ना, उसने ये बोला कि आप कर लो, हम आएंगे नहीं, लेकिन ना थोड़ा कोरोना का ध्यान रखना। लेकिन उस टाइम में तब मैंने ना कान्हा जी से जब बोलते हैं ना, कान्हा जी बोलते हैं कि तू जो सोच रहा है, तू जो मांग रहा है, मैं तेरे को नहीं दे रहा हूँ, तो तू ये मत सोच कि ना मतलब मेरे को नहीं मिला जो मैंने चाहा, मैं जो चाहूंगा वो कई गुना तेरे को दूंगा। तो उस टाइम पर यदि मैं करती मार्च में, तो एक तो मेरा बंद होने का प्रश्न था, कथा बंद हो जाती और 25-50 से लोग नहीं आते। और बाद में जब मैंने अगस्त में किया तो कोरोना भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था और कोई बीच में रोक टोक भी नहीं हुई, और 200-200, 250 लोग आते, कथा सुनने वाले ज्यादा आए लोग, थोड़ा डर के भी आए कई। फिर बाद में 1-2 दिन देखा नहीं अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छे से हुआ। फिर बाद में हमारा जैसे कथा होती है वैसे भी। तो जो कहते हैं ना भगवान, जो वो कहता है कि मैं जो चाहता हूँ वो तेरे को कई गुना दूंगा। तो वही बात यहाँ पे आज लागू मैंने तो देख लिया कि वो जो करता है ना उसके आगे कुछ भी नहीं है, सब कुछ फेल है। हमारी सोच से भी वो कहीं ऊपर देता है। हाँ, मीन्स आपकी बात ये है कि अगर हम चाहें तो वो जितना हमने मांगा है उतना ही देंगे, लेकिन अगर उन्होंने जो चाहा तो वो उम्मीद से ज्यादा देंगे। उम्मीद से ज्यादा देता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे जो देखने वाले हैं, आप उन्हें क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? पहले तो सभी का धन्यवाद करूंगी कि आप सब मुझे देख पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो। और सेकंड मैं ये कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सब आते हैं, स्ट्रगल हर इंसान के ज़िंदगी में आता है, चाहे वो पैसे वाला है चाहे वो पैसे वाला नहीं है। लेकिन हमको अपने कर्म अच्छे से करना चाहिए, सच्चाई और अच्छाई के साथ में। जब आप सच्चे और अच्छे इंसान बन के कार्य करोगे तो उसमें भगवान भी साथ देता है। भगवान ही नहीं, पूरी दुनिया साथ देती है। माना रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा, लेकिन आएगा बहुत अच्छा। अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो आपको पता है मेरे चैनल का नाम क्या है? अंदाज ऑसम है। तो जो मेरे सेशन में आते हैं वाकई में उनका अंदाज औसम होता है। तो क्या लगता है आपको, मीनाक्षी जी का अंदाज औसम है? क्या लगता है आपको कि आपका अंदाज औसम है? मैं अपने आप में बोलूँगी तो रियली मेरा अंदाज बहुत औसम है। बिल्कुल, ये बात ही बहुत ज़रूरी है मानना। तो मुझे लगता है कि आपका अंदाज बहुत औसम है, और ऐसी ही हमेशा रहिए, अपनी हस्ती ऐसी बनाए रखिए, और जो भी आपने जो चीज़ें सोची हैं उनको ज़रूर फुलफिल करिए, कोशिश करेंगे जी। और एक छोटी सी ट्रॉफी। थैंक यू। वाकई में आपका अंदाज औसम है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, काफ़ी चीज़ें पता चली कि क्या सोचते हैं आप संस्कृति के बारे में। सही बात है। और आगे जो आपके प्लान्स हैं कि आप समाज की तरफ थोड़ा सा रुख करना चाह रहे हैं, कुछ समाज सेवा करना चाह रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपने सपनों को साकार कर सकें, क्योंकि आप कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। और आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप से ही कहते रहें कि मैं चीज़ें कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, और खुद को उस आपको समझना है कि यस मेरा भी अंदाज औसम है, तो खुद से ये कहते रहिए मेरा अंदाज औसम है। मिलती हूँ अपने अगले सेशन में किसी नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। लव यू, टेक केयर, टाटा बाय बाय। शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू।